टीएमसी इज बंगाल्स बीजेपी। कई मायनों में मुझे दोनों पार्टीज में सिमिलैरिटीज दिखती है। सेंटर में बीजेपी, स्टेट में टीएमसी बहुत टाइम से पावर में है। यहाँ पे मोदी जी चलते हैं, यहाँ पे ममता जी चलती है। दोनों पार्टी पे स्ट्रॉन्ग आर्मिंग का आरोप लगाया जाता है और दोनों पार्टी बीजेपी के बारे में बिना मोदी का नाम लिए बात नहीं कर सकते और टीएमसी के बारे में बिना ममता बनर्जी का नाम लिए बात नहीं कर सकते। और टीएमसी बंगाल में बहुत टाइम से पावर में, इसलिए ममता बनर्जी बहुत क्यूरियस फिगर हो जाती है। दीदी, ओ दीदी, এত ভাউতাবাজ, এত দঙ্গবাজ, टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। বিজেপি হচ্ছে দানবের দল, রাবণের দল। খেলা তো হবেই। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ये एक नाम नहीं है, ये एक जवाब है। तृणमूल कांग्रेस का सीएम फेस कौन है और बीजेपी का कोई सीएम फेस क्यों नहीं है? ये इतने सवाल, जवाब सिर्फ एक आता है, ममता बनर्जी। देखो, हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जब एक इंसान की जिद पूरे सिस्टम को बदल देती है। टाइम है दिसंबर 2006। कोलकाता में सर्दी का समय है और एक औरत जमीन पर बैठी है। 25 दिन से ये औरत भूख हड़ताल पर बैठी है। 3 डॉक्टर बाहर हैं जो बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने अभी जल्दी खाना नहीं खाया तो इनकी किडनी फेल हो सकती है। फिर इनसे मिलने के लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह आते हैं जो बोलते हैं कि दीदी, मैंने भी 12 दिन तक भूख हड़ताल की है, आप समझो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज अपना फास्ट तोड़ दो। सामने से जवाब आया, चौल बिना। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी शहर में थे पर उनसे बिना मिले चले गए, तो उस बात पे बड़ी गुस्सा थी। दीदी ने कहा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन 13,000 किसानों के लिए भी बैठी हूं जिनकी जमीन जोर जबरदस्ती एक प्रोजेक्ट के लिए छीन ली गई। ये वो टाइम था जब बंगाल में पिछले 30 साल से लेफ्ट गवर्नमेंट की सरकार चल रही थी और ममता अड़ी हुई थी कि ये तानाशाह बन चुके हैं, अपने आगे किसी की नहीं सुनते और मैं इनको झुका के रहूंगी। लेकिन फिर 6 साल बाद दीपक कुमार घोष, एक फॉर्मर आईएएस टर्न टीएमसी पॉलिटिशियन, अपनी किताब में बताते हैं कि ममता दरअसल हंगर स्ट्राइक पे थी नहीं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने खूब बीच में खाना खाया, सैंडविच खाई, चॉकलेट खाई और इंडियन कॉफी हाउस से चाय भी पी। मतलब इंडियन कॉफी हाउस से नहीं मंगाई होगी, मैं बता रहा हूं ऐसे। ममता बनर्जी ये कहानी सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये फॉल ऑफ लेफ्ट, राइज ऑफ टीएमसी एंड फ्यूचर ऑफ बीजेपी की कहानी है। आप कोलकाता पता नहीं पहले कभी गए हो या नहीं गए हो, पर आप लैंड करो उसके पहले आपको समझ में आता है आप कोलकाता में आ गए हो। जो तुम्हें वो क्लासिक फोटो दिखती है ना कोलकाता की, वो पीली टैक्सी वाली, वो पीली सिर्फ टैक्सी नहीं है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट, बसेस, घर, हर कुछ तुम्हें वाइब्रेंट ब्लू येलो कलर की फील देगा। अब चाहे आप एयरपोर्ट से निकलो, बस स्टेशन से निकलो, ट्रेन स्टेशन से निकलो, सबसे पहले आपको ममता दीदी ही ग्रीट करेंगी। ऐसी कोई कोलकाता का गली नहीं है, कोई सड़क नहीं है जहां पर एक ममता बनर्जी का आपको पोस्टर ना दिखे। और जैसे मोदी जी के साथ अमित शाह दिख जाते हैं, ऐसी ममता बनर्जी के साथ दिखेंगे आपको उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। ही इज वन कैरेक्टर नॉट मेनी पीपल नो आउट ऑफ बंगाल, बट आफ्टर ममता बनर्जी टीएमसी के जो अगले कर्ता धर्ता है वो अभिषेक बनर्जी ही होने वाले हैं। अब ऑब्वियसली बंगाल में आए हैं तो उबर ओला तो करेंगे नहीं, तो हम लोग सबसे पहले बैठते हैं एक पीली टैक्सी में। वहां हमें मिलते हैं हंसते खिलखिलाते सुरेश साहू जी। पीपी नरसुहारा, इंदिरा गांधी, ज्योति बाबू, बुद्धदेव बाबू सब एम्बेसडर में चढ़ा। राष्ट्रपति जी है वो भी चढ़ा। एम्बेसडर पहले ही चलता था। अच्छा, ये गाड़ी वास्ता से खत्म हो रहा है। एक गाड़ी का मेंटेनेंस कम है। हाँ, गरीब लोग का लेके कारबार करके खा सकता है। अभी जो पीली टैक्सी है एक एम्बेसडर गाड़ी है जो धीरे धीरे करके पूरे देश से विलुप्त हो चुकी है, अब सिर्फ बंगाल में बची हुई है और धीरे धीरे यहां से भी चली जाएगी, क्योंकि जो कंपनी ये गाड़ी बनाती थी हिंदुस्तान मोटर्स, अब वो कंपनी ही नहीं बची तो कार क्या बचेगी। ये डीजल गाड़ी है तो 15 साल की शेल्फ लाइफ होती है। और अब कुछ आखिरी एम्बेसडर्स हैं जो रोड लीगल है, अगले आने वाले 1 या 2 साल में ये भी नहीं रहेंगी। हमने देखा जितने भी टैक्सी चलाते हैं ज्यादातर बिहार के लोग होते हैं। नहीं, खाली बिहार का नहीं, बिहार का भी है, उड़ीसा का भी कुछ है, उड़ीसा का कम है, बंगाली भी है, मुस्लिम भी है, सब मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार 100 का उत्तर है, बिहारी ज्यादा है। अच्छा, आप किसको वोट देते हो? समय आएगा बता देंगे। चतुर वोटर तो हो आप हैं। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट सुरेश भाई, बंगाल में लोग अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस इतनी आसानी से शेयर नहीं करते, और खासकर अगर सामने वाले के हाथ में माइक या कैमरा है। एक अजीब तरीके का डर है कि हमने अगर कुछ बोल दिया और किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो हमारे पे प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि मुझे बताता है कि लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स पे बात करने से ना डरते क्यों हैं? मैंने 2-3 लोगों से बात की, उनसे बोला कि अच्छा जैसे अब इलेक्शन आया तो मैं पूछा कि कौन जीतेगा, नहीं मैं नहीं बता सकता कौन जीतेगा।
दादा कुछ बताओ अपना कैसा है चुनाव का, क्या क्या है, बीजेपी टीएमसी चलता है यहाँ पे? हाँ बीजेपी टीएमसी दोनों चलता है। किसको वोट दोगे दादा इस बार? अभी चुनाव आएगा, किसको वोट दोगे? इन सब में मैं क्या बोलूँ, अभी एज भी उतना नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कितना साल के हो आप? मैं अभी 23 का होने वाला हूँ। तो कितनी एज चाहिए बोलने के लिए? नहीं ठीक है, 18+ हूँ, लेकिन जो बात है कि इस पॉलिटिक्स में मैं अभी ज़्यादा नहीं, डर लगता है? डर नहीं लगता, लेकिन मतलब बंगाली लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, थोड़े से डरे होते हैं। बिहार में जब गए थे वहाँ तो हर दूसरा आदमी आज चलो बात करते हैं, बताओ क्या पूछना है, मतलब तुम पूछ नहीं रहे तो हम बता रहे हैं। यहाँ पर तो आदमी थोड़ा सा कि क्या पूछ लेगा, क्या बताना है क्या नहीं, और हल्का सा भी अगर बोल दो कि यहाँ क्या चुनाव इलेक्शन वोट कट चुप एकदम सेंसर ऑन। तो ये बहुत नोटिस किया मैंने। अगर आप बंगाल से नहीं हो, पॉलिटिक्स में इतनी इंटरेस्ट नहीं रखते हो, तो आपने ममता बनर्जी को मीम्स के थ्रू देखा होगा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, है ना। वैसे नेशनल लेवल पे भी बहुत वोकल पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी ही चलती हैं। एंड नॉन बंगालीज के दिमाग में ममता बनर्जी की इमेज बनी हुई है कि सफेद साड़ी में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीचेस देती हैं, तानाशाही करती है, मुस्लिम अपीजमेंट करती है। वैसे सबकी चलती है, पर ये जब अपने पे आ जाती है तो किसी की नहीं चलती। ममता बनर्जी ना ऑपोजिशन पॉलिटिक्स से निकला हुआ एक कैरेक्टर है। 40 साल तक वो सीपीएम के साथ लड़ी। वो अगर कुछ ठान लेती है हम करेंगे ना, तो वो करके ही दम लेती है। शी इज वेरी मच टफ आउटसाइड, मतलब नारियल की तरह है वो। हाँ। बाहर से जितना सख्त है, हाँ। जो उनके साथ मतलब कनेक्टेड है, पास में काम करते, उसको पता उतना ही काइंड हार्टेड इंसान। तो नारियल छील के खाती है या काट के खाती है? देखिए वो तो हमने ममता बनर्जी को कभी नारियल खाते नहीं देखा। जो मोदी जी को आम खाते देखते वो जवाब दे सकता है। मेरे पीछे आप गली देख रहे हो, ये जगह है कालीघाट, और इसी गली के अंदर है यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का घर। छोटा सा हम्बल सा घर है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर का बाथरूम इनके घर से बड़ा होता होगा। वो गली में सिक्योरिटी होती है, किसी को अंदर जाने नहीं देते। उस गली के बाहर से ही लोग खड़े होकर दिखाते हैं एक दूसरे को, देखो 3 झंडे ना दिख रहे हैं, वह ममता बनर्जी का घर है। वहीं जो मीडिया वाले होते हैं वहीं खड़े होकर अपनी बाइट देते हैं। पर हम ठहरे, हमने बोला कि जाके हम तो देखेंगे, हम तो कॉमन सिटीजन है, हम तो दिल्ली से देखने आए हैं। हम जाके पुलिस वाले से पूछने लगे क्या भैया ममता दीदी से मिलके आ सकते हैं? पहले हम लोग से पूछ लिया क्या हो, क्या करने आए हो, अच्छा देखने आए हो, कोई नहीं रिकॉर्डिंग मत करना, कैमरा माइक बाहर रखवा लिया, वॉकी टॉकी से अंदर वाले को इन्फॉर्म कर दिया, पूरी निगरानी रखी गई। जब मैं ऐसे गली से जा रहा था, अंदर जब गया तो वहां उनका एक बंदा मिला, उसने बोला कि अच्छा रुको, देख लिया घर? हाँ देख लो अच्छे से, चलो अब निकलो। अब बहुत लोग इसको शो ऑफ भी बोलते हैं, बट जब आप 10 करोड़ लोगों के स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हो और आप ऐसे रहते हो, तो एक आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे तुम मुझे अटैक कर सकते हो। पर ये मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा इन अ गुड वे, क्योंकि जब पिछला इलेक्शन दिल्ली में हुआ था तब अरविंद केजरीवाल को उनके शीश महल के लिए टारगेट किया गया था कि उन्होंने अपना आवाज बिल्कुल महल की तरह बनाया है और वो मुद्दा उनकी कुर्सी ले डूबा। तो ममता बनर्जी अपने पुराने मकान में रहती हैं, वो अपने विरोधियों को मौका ही नहीं देती। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। इसलिए बंगाल को समझने से पहले आपको द पावर एंड द राइज टू पावर ऑफ ममता बनर्जी समझना पड़ेगा। ये है कोलकाता का हजरा चौक। ठीक इसी चौराहे पर कई साल पहले एक 35 साल की यंग पॉलिटिशियन को लोहे की रॉड से पीटा जाता है। उसका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है और उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती निकलती है, क्योंकि आगे चल के वही एक यंग लेडी पूरी लेफ्ट लॉबी को ले डूबती है। ममता बनर्जी जैसे बंगाल में आई, उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड देखा जाता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। एक टाइम था जब बंगाल देश के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल रीजन में आता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कलकत्ता कैपिटल हुआ करता था। बंगाल को तो लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहते थे, मतलब वो चश्मा लगाए, कुर्ता पहने, टोट बैग में किताबें रखे एक बंगाली आदमी इमेजिन करते थे लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, एक से एक महान हस्तियां में बंगाल की धरती नहीं दी है। फिर 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। बंगाल का एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है। पर इसकी वजह से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ कोलकाता की तरफ। बहुत सारे लोग आए, बसे, और यहाँ की इकोनॉमी टूट गई।
1977 में पहली बार CPIM फुल मेजॉरिटी में आई और तब ज्योति बासु बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने और तब जो बंगाल में CPIM का राज शुरू हुआ वो अगले 34 साल तक चला। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ जब मैं वहां से लोगों के बारे में बात कर रहा था और पूछ रहा था कि ममता बनर्जी के अंदर बंगाल कितना चेंज हुआ, तो एक नाम जो ममता बनर्जी से भी पहले आता था वो आता था ज्योति बासु का। ज्योति बासु भी अपने आप में कैरेक्टर रहे। ज्योति बासु's era was politically volatile. Just उसके पहले ही there was emergency. Came into power in 77 और उसके पहले ही इंदिरा गांधी had imposed emergency all over the country. Issues जो थे ज्योति बासु के tenure में, but one thing he made sure कि opposition इतना strong ना हो। और ग्रास रूट पे CPIM की पकड़ बहुत मजबूत थी, जो आज की टाइम पे आप बीजेपी की देख रहे हो कुछ नहीं है। मतलब हर मोहल्ले में एक CPIM का वर्कर हुआ करता था। ये CPIM की सरकार दुनिया की सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी और CPIM का सही मायनों में राज था, क्योंकि हर चीज में CPIM का अप्रूवल लगता था। अगर आपको बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, पार्टी के लीडर से बात करो। रोड बनवानी है, पार्टी की परमिशन। दुकान खोलनी है, पार्टी की परमिशन। मतलब ये ऐसा पूरा सिस्टम था जहां आम आदमी के लाइफ के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे डिसीजन में पार्टी का हाथ होता था। मतलब एक फैमिली में अगर डिवोर्स का भी मामला हो रहा है तो पार्टी ऑफिस में आकर उसका सोल्यूशन निकल रहा है। अच्छा, मतलब उनका पर्सनल मैटर पर्सनल ही रह रहा। तो लेफ्ट के टाइम में एक एक पार्टी ऑफिस ही एक एक सरकारी बिल्डिंग हुआ करता था। जो अभी हम देखते हैं ना, जो गांव में होता है, पंचायत में ऐसा सिस्टम होता है, तो गांव का 4-5 लोग ही ठीक कर रहे हैं, क्या होगा हमारे गांव का। उधर में कोई संविधान नहीं है, उधर में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो जो बोल देगा वही होगा। और यंग इंडिपेंडेंट इंडिया में शुरुआत में लेफ्ट की आइडियोलॉजी अच्छी चली। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स आए, जमींदारी खत्म हुई, किसानों को जमीन मिली, विलेज लेवल पर पंचायत को रियल पावर मिली और इसीलिए आज भी बंगाल में पंचायत इलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। Polling for the crucial three-tier West Bengal Panchayat elections began on July 8 amidst widespread violence and chaos. फिर एक तरह से गवर्नमेंट कम किसान यूनियन, वर्कर यूनियन सरकार चलाने लगे और CPIM बहुत गहरे ग्रास रूट लेवल पे बंगाल में बस गई। फिर मिलिटेंट ट्रेड होने लगा, यूनियनिज्म ज्यादा होने लगा, काम कम हो रहा है, स्ट्राइक्स ज्यादा हो रही हैं और इससे जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो परेशान होने लगे और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंगाल से पलायन करने लगी। मैंने एक भाई से बात की, वो बता रहा था कि एक टाइम ऐसा था कि बंगाल में 7 दिन में से 3 दिन तो वर्कर प्रोटेस्ट पे ही रहते थे, स्ट्राइक पे ही रहते थे। जब फैक्ट्रीज छोड़ने लगी तो नौकरियां कम हुई और नौकरियां कम हुई तो लोग काम करने के लिए बाहर जाने लगे। और ये जब चल रहा था तो हुआ ये कि 1990s तक जब बाकी स्टेट्स थोड़ा आगे बढ़ गए, इंडस्ट्रियली बंगाल काफी पीछे रह गया। बहुत जल्दी CPIM भी समझ गई कि अगर उनके लोगों को खुश रखना है तो 1990s के बाद के इंडिया में आपको अपने स्टेट में इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी। इसलिए 90s के टाइम पे जिस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने अपने स्टेट से दूर रखा था, 2000 के टाइम पे वो उन्हीं को अपने स्टेट में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इनवाइट करने लगे। लेकिन वो भूल गए जो किसान यूनियन उनको पावर में रखा था वो उन्हें पावर से हटा भी सकता था फिर। और ये तो बहुत प्रैक्टिकल रीजन हो गया। आइडियोलॉजिकली भी लेफ्ट अब उतना सस्टेनेबल नहीं बचा था। जब मैंने कोलकाता गया था, कोलकाता में एक जगह है नंदन, वहां पे प्लेज होते हैं, शोज होते हैं, वहां मुझे कुछ लेफ्ट लोग मिले। तो आर्टिस्ट का पहला धर्म है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करना। अभी सभी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको ये मालूम नहीं, लेकिन हम लोग का है, हम लोग ये जोर गले में बोल सकते हैं। हमारा स्टेट बात है, हम लोग लेफ्टिस्ट है, ठीक है। हाँ। किसी भी स्टेज पे, ऊंचा स्थान पे, जहाँ पे ऑडियंस और एक्टर्स का डिफरेंट लेवल हो, उस लेवल में हम काम नहीं करेंगे। हम वही काम करेंगे जहाँ एक्टर्स और ऑडियंस सेम प्लेन में बैठे हो। बेसिक यही है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, या आप सभी के फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए सोच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है लेफ्ट के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में, और कैसे आप इतने पीछे रह गए। तो कैसे मैंने पूछा, पर उन्होंने बता दिया क्यों। कम्युनिकेशन के इन बिटवीन वो जो बोलते हैं ना, जो हम लोगों के लिए बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो में आप जो बोलते हो वो कितना आप कर पाते हो या करना चाहते हो, ये कहीं ना कहीं अभी का जो मतलब जनरेशन है और जो लोग हैं उन तक मुझे लगता है वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है।
ধন্যবাদ। আজকের মতো আমরা রূপ ও রং থিয়েটার 1955 में कालीघाट के एक छोटे से घर में ममता बनर्जी का जन्म हुआ था। एंड आज अगर तुम शायद उनकी पॉलिटिक्स देखो तो तुम्हें परफॉर्मेंस लगे, बट दिस इज वेरी नेचुरल टू हर। स्कूल के टाइम के बाद पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज अटेंड करती थी। वो जो जेएनयू टाइप डिबेट होते थे उसमें ममता बनर्जी खड़ी दिखती थी और सीपीआईएम के बड़े बड़े लीडर जैसे कि सोमनाथ चैटर्जी उनके सामने सवाल किया करती थी। मोदी जी की तरह ही ममता की पॉलिटिक्स भी शुरू से बहुत थिएट्रिकल थी। 1970s में एक टाइम पे जेपी नारायण के कॉन्वॉय के सामने लेट गई थी वो। मोरारजी देसाई की कार में काला झंडा लगा दिया, अपने टाइम पे खूब कांड किए। और ये सब करते करते 1984 तक वो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक जाना माना चेहरा बन गई थी। फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। और उसके बाद से एक बहुत बड़ी सिंपैथी वेव कांग्रेस के साथ थी। और यहां आप में से बहुत लोग शायद चौंक जाएं सुन के कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। जब वो 29 साल की थी तब वो कांग्रेस के टिकट से जादवपुर यूनिवर्सिटी से लड़ी थी और ऑपोजिशन लीडर था उस टाइम का गुलायत सीपीआईएम के सोमनाथ चैटर्जी। पेशे से एक लॉयर थे और 7 बार के सांसद, 35 साल से सांसद था वो इंसान। और ममता बनर्जी को खुद प्रणब मुखर्जी ने टिकट दिया था और उस टाइम पे भी खूब, जैसे राहुल गांधी ने मोदी जी का गला मिल लिया था, इन्होंने सोमनाथ चैटर्जी के पैर पड़ लिए थे। মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে প্রথম সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হন মমতা সুলভ ভঙ্গিতেই সোমনাথ বাবুর পা ছুঁয়ে ভিড় সোমনাথের প্রশ্ন ছিল, কে তুমি, কি চাও? উল্টো দিক থেকে জবাব এসেছিল, আমি মমতা, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি জিততে পারি। और जादवपुर में उनको हराना जैसे बनारस में मोदी जी को हराना। लेकिन ममता बनर्जी ने सोमनाथ चैटर्जी को हरा दिया। प्रॉपर डेविड वर्सेस गुलायत की स्टोरी थी कि ममता बनर्जी ने सोमनाथ चैटर्जी को हरा दिया। हाँ, ये वो टाइम था जब दिग्गजों के सामने ममता बनर्जी एक कल की लड़की थी। जैसे दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही कोलकाता की है जादवपुर यूनिवर्सिटी। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब तुम आओगे तो तुमको ऐसी ये कई सारे ग्राफिटीज, वॉल पेंटिंग्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। और यही सब देख के समझ में आता है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। हिस्ट्री में आपको कई सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर कॉलेजेस से स्टूडेंट लीडर्स बन के उभरे और आगे जाके उन्होंने देश की राजनीति संभाली। 1990s के टाइम पे कोलकाता में एक जगह है हजरा क्रॉसिंग, वहाँ पे एक रैली हो रही थी कांग्रेस की। वहाँ पे सीपीआईएम के वर्कर आ जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँच जाती है, उनके सर पे एक लाठी मारी जाती है, स्कल फ्रैक्चर हो जाता है। और लोग कहते हैं कि वो चोट इतनी गहरी थी कि आज तक उससे उभरी नहीं है वो। फिर टाइमलाइन में एक बड़ा टाइम आता है 1993 में। 1993 में वो कांग्रेस से एक बहुत बड़ी यूनियन मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी ममता बनर्जी कांग्रेस की। नाडिया डिस्ट्रिक्ट में एक डेफ एंड म्यूट बच्चे का रेप हुआ था और उसके लिए प्रोटेस्ट करते करते ममता बनर्जी सीधा सीएम ज्योति बासु के ऑफिस के बाहर धरना दे देती हैं। तुम्हें लग रहा है आज रेड के बीच में घुस के डॉक्यूमेंट लेना बड़ी बात है, तब वो सीएम ऑफिस के बाहर बैठ जाती थी। ज्योति बासु ने उनसे मिलने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने और प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को अरेस्ट कर दिया। आज ये स्टेटमेंट बोलने में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लिया। समटाइम्स द जोक राइट देमसेल्व्स। और उनमें ईगो इतना था कि उन्होंने कसम खा ली कि जब तक ये लेफ्ट की सरकार को उठा के बाहर नहीं फेंक दूंगी तब तक राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। तो फिर अगले कई सालों तक वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस की उभरती हुई से उभरी हुई लीडर बन गई। फिर 1992 में वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने थे कि कौन कमान संभालेगा। बंगाल से ममता बनर्जी इवेंचुअली कांग्रेस की चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनना चाहती थी, पर जब पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो पार्टी के अंदर ही अपना सपोर्ट जोड़ने लगी। फिर 1998 में कांग्रेस पार्टी से बाहर होकर ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के साथ बनाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अच्छा, वेस्ट बंगाल जहां पे हमेशा से डुओपोली चली है, वहां पर एक नई पार्टी बनाना एक बड़ी बात थी। सीपीआईएम ने कह दिया था कि एक हफ्ते के अंदर इनकी पार्टी बंद हो जाएगी और कांग्रेस ने सोचा था कि पार्टी बंद होने के बाद ये हमारे पार्टी में वापस आ जाएंगी। नाउ कम्स अनदर शॉकर। 1999 जनरल इलेक्शन में ममता बनर्जी करती हैं बीजेपी के साथ अलायंस। यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन ममता बनर्जी एंड बीजेपी वर वन टीम। और फिर आप जानते हैं बीजेपी ने पहली बार नेशनल लेवल पे इलेक्शन जीत लिया। फिर 99 की बीजेपी सरकार में ममता बनर्जी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन अभी भी अगले कई सालों तक टीएमसी वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम से हार रही थी। ममता बनर्जी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर चमक गई थी, पर ग्राउंड लेवल पर उनका काडर इतना मजबूत नहीं था। पर फिर बंगाल के अगले 2 चैप्टर ने सीपीआईएम की किताब बंद कर दी, सिंगूर और नंदीग्राम।
मार्च 2004 में टाटा मोटर्स ने बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के सामने एक प्रपोजल रखा। बुद्धदेव 2001 से लेकर 2011 तक बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। रतन टाटा कोलकाता से सिर्फ 40-50 किलोमीटर दूर सिंगूर नाम की एक जगह पे टाटा मोटर्स की एक फैक्ट्री लगाने वाले थे और जहां वो बनाते टाटा नैनो कार, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिसको भारतीय मिडिल क्लास को 1 लाख रुपए में बेचते। लेकिन जिस जमीन पर फैक्ट्री लगानी थी वो 13,000 किसानों की थी, जिसे सरकार को पहले एक्वायर करना था। जमीन का एक्विजिशन हो भी गया, लेकिन कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि फोर्सिबली उनसे उनकी जमीन छीनी गई है और सीपीआईएम पार्टी के वर्कर्स ने उन पर दबाव डाला है। यहां पर टाटा की नैनो कार अपने प्रोडक्शन यूनिट से निकल रही थी और वहां ममता बनर्जी आमरण अनशन यानी कि इंडेफिनिट फास्ट पर बैठती हैं। उस टाइम के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको मैसेज भेजा था कि मैम प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उनका प्रोटेस्ट इतना दमदार था कि सेंटर से बुद्धदेव के पास प्रेशर आया कि आप प्लीज इनसे बात कीजिए, लेकिन ममता बनर्जी कल की जिद्दी हैं, नहीं हटी अपनी जगह से। और फिर अक्टूबर महीने में टाटा मोटर्स डिसाइड करता है कि हम अपना प्लांट वेस्ट बंगाल से एकदम वेस्ट की ओर जाकर गुजरात में शिफ्ट कर देंगे। ममता बनर्जी शायद देश की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट को हराने में सक्सेसफुल रही, पर उस दिन के बाद से किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि अपना बिजनेस वो बंगाल में सेटअप करे। और वहां दूसरी तरफ सीपीआईएम, जो फार्मर्स की हितैषी मानी जाती थी, वो नैरेटिव में एंटी फार्मर पार्टी बन गई और वो सिंगूर के झटके से उभरे ही थे कि फिर आता है नंदीग्राम। अगर सिंगूर तूफान था तो नंदीग्राम तो सुनामी। 2006 में स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो नंदीग्राम में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, जिसके लिए वो 10,000 एकड़ जमीन किसानों से एक्वायर करेंगे। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने नंदीग्राम में एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अंदर एंटर नहीं कर पाया। और फिर अगले महीने सीएम बुद्धदेव मीटिंग करते और कहते हैं कि नंदीग्राम में जमीन एक्वायर नहीं की जाएगी। जो केमिकल हब बनाना था उसको कैंसिल कर दिया, पर ममता बनर्जी ने मुद्दे को शांत नहीं होने दिया। फिर पार्टी वर्कर्स और किसानों ने नंदीग्राम की रोड को ही तोड़ दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नंदीग्राम में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। वायलेंस, आर्सन और मर्डर तक के एफआईआर दर्ज हुए। 14 मार्च 2007 को पुलिस को ऑफिशियली रोड्स को रिपेयर करने आना था। ममता ने नंदीग्राम के लोगों को कन्विंस कर दिया कि ये रोड रिपेयर उनकी जमीन हथियाने की तरफ एक कदम है। तो उसी के खिलाफ 14 मार्च की सुबह 5,000 से ज्यादा लोग भंगाबेड़िया ब्रिज पे खड़े हो गए। हाथ में डंडे, पत्थर, असला, हसिया लेकर वहां एक तरफ खड़े हैं लोग और दूसरी तरफ से पुलिस आ गई। दोनों तरफ से वायलेंस हुआ और पुलिस के हाथ में बंदूकें थी, उन्होंने टारगेटेड फायरिंग कर दी। दिन खत्म होते होते 30 पुलिस वाले घायल हुए और 14 लोगों की जान चली गई। नंदीग्राम की घटना नेशनल न्यूज बन गई। लेफ्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाने लगा और ममता बनर्जी ने सेंटर स्टेज ले ली। फिर 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें बंगाल की 42 में से 19 सीट टीएमसी ने जीत ली और सबको पता था कि 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन होने और वहां परिवर्तन होगा। फिर 2011 के इलेक्शन हुए, जिसमें टीएमसी अलायंस ने 294 में से 227 सीटें जीती। 184 सीट्स अकेली टीएमसी ने जीती थी। इनफैक्ट सीएम बुद्धदेव अपनी सीट पर हार गए और मई 2011 में ममता बनर्जी बनी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। Mamata Banerjee, the big winner in Bengal. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। ममता बनर्जी सरकार चलाने से पहले ही सरकार बन चुकी थी। उन्हें क्लियरली पता था उनके वोटर कौन है। आते ही साथ उन्होंने ट्राइबल्स को बीपीएल कैटेगरी में डाला। बहुत सारे राशन शॉप्स खोले। किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाना उनका मेजर मुद्दा था, बट टर्म खत्म होते होते वो नहीं कर पाई। वेलफेयर बेस्ड स्कीम्स में इजाफा हुआ। जो काम बीजेपी ग्राउंड लेवल पे करती है वो ममता बनर्जी बंगाल में कई साल से करती आ रही थी। वो वेलफेयर स्कीम्स जो आज हर स्टेट में हर पार्टी ने फ्री भी बना दिया है, उसको अच्छी तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में ही स्टार्ट किया था। उनके पहले टर्म में लोगों को घर दिए गए, स्कूल्स में साइकिल्स दी गई, लड़कियों को स्कॉलरशिप्स दी गई। उनके पहले 5 साल में बंगाल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 से 25 पर आ गया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट 65 से 95% हो गया और इकोनॉमिक टर्म्स में भी बंगाल ने अच्छा प्रोग्रेस किया। You know, in Indian politics, initially Mamata Banerjee was a very beautiful success story. बिना कोई नेपोटिज्म, बिना कोई पॉलिटिकल फैमिली से आए एक सिंपल लड़की जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने करियर की शुरुआत की, ऑपोजिशन में रहते रहते नाम कमाया, सही मुद्दे उठाए, स्क्रैच से अपनी पार्टी बनाई, उसका कार्डर बनाया और आगे जाके बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट को हरा के सीएम बन जाती हैं। गुड सीवी, डोंट यू थिंक? बट पावर में आने के 1 साल बाद ममता बनर्जी थोड़ी इंटॉलरेंट भी हो गई। जो टायरेंट ट्रेट आज दिखती है ना, वो ममता बनर्जी कार्यकाल के सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी पहली झलक दिखी थी। बहुत बड़ा केस था जब जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे अंबिकेश महापात्रा। उन्होंने व्हाट्सएप पे ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। ममता बनर्जी ने सिर्फ एक कार्टून शेयर करने के पीछे ना सिर्फ इस 60 साल के केमिस्ट्री प्रोफेसर को अरेस्ट करवाया, बल्कि लाइव टीवी पे उसको माओइस्ट बोल दिया।
और फिर जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया कि ये क्या बात हुई, आप तो हमारे साथ की थी, आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ थी, आप तो ये सीपीआईएम के गुंडों का विसर्जन करने वाली थी, क्या हुआ? तो ममता बनर्जी ने उनको भी सीपीआईएम का एजेंट बोल दिया। और खासकर इस कार्टून को लेकर वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि वेस्ट बंगाल में कोई भी जर्नलिस्ट इसको लेकर उनसे सवाल करता था, गया अगले दिन जेल में। एक किसान थे शीलादित्य चौधरी, जब एक पब्लिक मीटिंग में उनने सवाल किया इस बारे में, उनको भी अरेस्ट करा दिया और माओइस्ट बोल दिया गया। बाद में पुलिस जब कुछ सबूत नहीं दे पाई तो रिहा कर दिया। और ये वही ममता थी जिन्होंने 34 साल की लेफ्ट रूल को इसलिए हटाया था क्योंकि वो सवाल नहीं करने देते थे। और जैसे ही इनको पावर मिली तो कार्टून वाला केस सबूत है कि इनसे भी सवाल नहीं कर पा रहे थे लोग। तो बंगाल की जनता बोली कि ये क्या बात हुई, बस झंडे का रंग लाल पीले से नीला सफेद हो गया, बाकी बदला तो कुछ नहीं। फिर 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक महिला से मूविंग कार में रेप होता है, पर उस टाइम की जो जॉइंट कमिश्नर थी दिव्यांती सेन, वो इस केस को सॉल्व कर देती हैं। तो ममता बनर्जी उनको जेसी की पोस्ट से ही हटा देती हैं। अच्छा, 2012-13 का ये वही टाइम था जब इंडिया में करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। यूपीए 2 गवर्नमेंट के एक के बाद एक करप्शन स्कैम्स बाहर आ रहे थे और वहां अन्ना जी आंदोलन पर बैठे थे। और वेस्ट बंगाल में शारदा स्कैम सामने आता है। शारदा ग्रुप एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम चला रहा था जिसमें 17 लाख लोगों ने अपना पैसा लगाया था। और जब ये स्कीम डूबी तो बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले डूबी। इतना बड़ा फाइनेंशियल शॉक था कि 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान ले ली थी। पर जब शारदा की इन्वेस्टिगेशन होती है तो तार सीधे पावर कॉरिडोर्स तक जाते हैं। जो शारदा के बॉस थे सुदीप्तो सेन, टीएमसी के बड़े लीडर्स के साथ उनके कनेक्शंस मिलते हैं। सुदीप्तो ने एलिजिडली चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पे लाखों रुपए उड़ाए थे। और स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक लाइब्रेरीज को शारदा की न्यूज़पेपर खरीदने का ऑर्डर दिया था डायरेक्टली। और कहानी यहां नहीं रुकती। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कुणाल घोष शारदा स्कैम के मामले में अरेस्ट होते हैं। सिर्फ 2 घंटे बाद उनके फेसबुक से एक पोस्ट होता है। वो कहते हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया जा रहा है तो मेरे साथ और 12 लोग थे जो स्कीम में शामिल थे। वो 12 लोगों की लिस्ट निकालते हैं जिनमें से एक नाम खुद सीएम ममता बनर्जी का भी था। यहां उनका पोस्ट आया, वहां पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। इसी टाइम का एक और केस का आपने नाम सुना होगा, नारदा स्टिंग ऑपरेशन। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में एक फेक बिजनेसमैन और 11 तृणमूल कांग्रेस के नेता ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। 2015 में रोज वैली चिट फंड में आम लोगों के 17,000 करोड़ हवा हो गए थे। ममता बनर्जी की सरकार ने इस पे कोई खास एक्शन नहीं लिया। पहले शारदा, फिर नारदा, एक के बाद एक फाइनेंशियल डिजास्टर्स। और जब बंगाल से ऐसे स्कैम्स की न्यूज आ रही थी तो दिल्ली दरबार में लोगों को लग रहा था कि भैया बंगाल में टीएमसी की सरकार गिरेगी। पर 2016 के जो रिजल्ट आए उसने सबको चौंका दिया। टीएमसी दोबारा जीत गई और इस बार तो और बड़ी मेजॉरिटी के साथ। इसका रीजन था ममता बनर्जी की वही वेलफेयर स्कीम्स। बंगाल की जो गरीब जनता थी, ममता सरकार की स्कीम्स में उनको डायरेक्टली बेनिफिट किया था। हमारा 70 से ज्यादा स्कीम है जो दीदी का सरकार लाई है। हाँ। ठीक है, तो ये जो 70 से ज्यादा स्कीम है ना, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर हर घर में कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम आपको मिलेगा। एक एक घर में तो 4-5 भी मिलता है। ठीक है, तो आप 100% पॉपुलेशन को कवर करके रखे हो अपना स्कीम से। एक सबसे बड़ा रीजन था 2013 में लॉन्च हुई कन्याश्री स्कीम। बच्चियों को स्कूल जाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा था। जब 18 की होती तो स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसे देती, तो लोग बच्चियों को पढ़ा रहे थे आगे तक। और ममता बनर्जी की सरकार 2 रुपए किलो चावल दे रही थी। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वेलफेयर स्कीम जो ममता बनर्जी को 2016 में दोबारा जिता देती है, वही स्कीम आगे जाके बीजेपी कॉपी करती है और पार्टी कॉपी करती है और आज तो हर स्टेट में हर पार्टी कर रही है। बट ममता बनर्जी वाज द पायनियर ऑफ इट। ये वेलफेयर स्कीम हमारे देश की इकोनॉमी का कैसे गला घोट रही है वो समझना है तो हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2018 में बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ। उदय कोटक से लेके मुकेश अंबानी तक देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन बंगाल आते हैं, पर कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। इनफैक्ट 2017 में ये हालत थी कि 6000 नौकरियों की वैकेंसी आई थी, जिसपे पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 25 लाख लोगों ने 6000 नौकरियों के लिए। सभी ने बोल दिया था कि वेस्ट बंगाल का जो प्राइवेट मॉडल है फेलियर है। अब सरकार के खिलाफ धरना देना एक बात और सरकार बना के लोगों को नौकरी देना एक बात। उसके लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ती, मतलब किसानों से जमीन एक्वायर करनी होती। और आप ही की पार्टी ने एक टाइम पे डिसाइड किया था कि नहीं, हम किसानों से जमीन नहीं लेंगे। अब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आज वेलफेयर स्कीम्स पे चल रही है, पर अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो ये इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेडलॉक सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, बंगाल में ना एक गवर्नेंस प्रॉब्लम भी है। कोलकाता में उनको कहते हैं सिंडिकेट, हमारे यहाँ कहते हैं छुड़वैये, मतलब लोकल लेवल के पावरफुल लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोलकाता की आप किसी रेसिडेंशियल कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको लोकल मूवर एंड पैकर ही करने होंगे, वरना ये आपका ट्रक अनलोड नहीं होने देंगे। अगर आपका कहीं घर बन रहा है तो यहीं के लोकल लोगों से आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदो, है ना। आप किससे सामान खरीदोगे, घर कहां से बनवाओगे, आपके बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में होगा, लोकल लीडर्स का उसमें बहुत दबदबा है। जमीन का काम आप किसी को साथ करिए, कोई बात नहीं।
लेकिन यहाँ बाड़ी बनाएगा तो सिंडिकेट सब कुछ हुआ है लेकिन हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है। पैसा यूनियन वाला पैसा मांग रहा है, ये लोग अंदर से पैसा मांग रहा है, हम लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। पहले सीपीआईएम के होते थे, अब टीएमसी के होते हैं, आगे जाके क्या पता बीजेपी के हो। पर यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जो लोकल लेवल के लीडर्स होते हैं, अगर वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, खासकर रूलिंग पार्टी से, तो वो बहुत पावर एक्सरसाइज कर पाते हैं और आम जनता परेशान हो जाती है। दैट इज द रीजन टीएमसी इज देयर, बिकॉज दे नो दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। जहाँ भी जाओगे आपको दिखेगा कि दे आर प्रेजेंट, दे आर शोकेसिंग देयर मसल पावर। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई डर का माहौल है। कि डर का माहौल अभी भी है, डर का माहौल तब भी था। डर का माहौल वेस्ट बंगाल में पोस्ट इंडिपेंडेंस हमेशा रहा है। आई मीन वी मे वेयर दिस मास्क ऑफ लिबरल फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी, इट्स नॉट एक्चुअली देयर। इट्स देयर इफ यू आर विद द रूलिंग पार्टी, तब तो बहुत है। इसका एक एग्जाम्पल है मुकुल रॉय। अक्टूबर 2017 में मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद मुकुल रॉय पार्टी छोड़ेंगे। और ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, क्योंकि मुकुल रॉय ने 1998 में टीएमसी के फाउंडिंग पेपर साइन किए थे। ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ टीएमसी। और उनके बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 4 दिन के अंदर उन पर 13 एफआईआर और एक मर्डर केस दर्ज हो जाता है। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि काफी टाइम तक लेफ्ट की सरकार चली थी, तो बंगाल में पंचायत इलेक्शन एक बड़ी बात होती है। मैंने वैसे भी सुना था और बहुत सारे लोगों ने दबे दबे मुंह मुझे बंगाल में भी बताया कि जब ये पंचायत के चुनाव होते हैं तब टीएमसी इसको बहुत वायलेंटली लड़ती है। 2018 में इलेक्शन कमीशन के बैलेट बॉक्स तालाब में मिले थे। पार्टी वर्कर्स ने वोटर्स को बूथ तक जाने से रोका था। अब आप बोलोगे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होता, तो कैमरे के सामने रोका था। एक कपल की एलिजिडली जिंदा जलाए जाने की फुटेज न्यूज चैनल्स पर लूप पे चली थी। कैसा होगा माहौल, आप इस बात से समझो कि टीएमसी की 34% सीट्स अनकंटेस्टेड थी, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेशन फाइल करने से ही डर रहे थे। आप हमको बताइए पॉलिटिकल वायलेंस कहां पर नहीं है? हाँ, आप एक बात बता सकते हो कि पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर जो छवि हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 34 साल तक जब लेफ्ट का गवर्नमेंट था ना, तो इतना लंबा समय से रहने के लिए क्या हुआ, वो बहुत मतलब बंगाल का कल्चर में पॉलिटिक्स घुस गया है। हमको बहुत टाइम लगा वो पॉलिटिक्स से बंगाल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये देखकर नॉर्मल बंगाली लोग जो है ना वो डर जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो अपीयरेंस है एक नॉर्मल बंगाली के दिमाग में, ठीक है, वो बहुत डरावना है। तो बीजेपी अगर आ जाए तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते। अच्छा, ठीक है, मतलब बंगाली उसके साथ ईटिंग फिशेस, ये एक बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है पूरा देश के सामने। और ये बीजेपी के लीडर्स लोगों ने ही किया है। समझते हैं कि बीजेपी आ जाएगा तो एज ए बंगाली में जो ये परफॉर्म करता हूँ ये बंद हो जाएगा, ये जो करता हूँ ये बंद हो जाएगा, तो इसलिए एक डर है। 2019 में सेंटर में फिर से बीजेपी आई और हर इलेक्शन दर इलेक्शन बीजेपी अपना वोट शेयर इस स्टेट में बढ़ा रही है। 2011 में 1% था, 19 में 18% हो गया। लेफ्ट 32% से गिरकर 5% पे आ गया, कांग्रेस 11% से 3% वोट शेयर पर। और अभी के टाइम तो फिर भी असेंबली इलेक्शन है, बीजेपी इतना फोकस नहीं कर रही। अभी भी लोगों का मानना है टीएमसी जीतेगी, पर जब जब लोकसभा के इलेक्शन आते हैं बीजेपी बंगाल पे बहुत फोकस करती है, क्योंकि 42 सीट है बंगाल की जो एक चुनाव को बना या बिगाड़ सकती हैं। 2019 में जो चुनाव हुए थे, टीएमसी की सीट से 34 से गिरकर 22 हो गई थी और बीजेपी ने स्टेट से 18 सीट्स ली थी। और फिर 2021 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, वहां बीजेपी 3 से 77, 3 से 77 सीट्स पे आई। इस बार इलेक्शन में दोनों पार्टी आमने सामने होगी। हालांकि जॉब्स देने के मामले में ममता बनर्जी पीछे रह गई हो, लेकिन 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ममता बनर्जी को दोबारा जिता सकते हैं। एक, गरीब और पिछड़े वर्ग में उनकी पकड़। अभी भी बंगाल के ज्यादातर लोग ममता बनर्जी को अपना मानते हैं। और दूसरा, उनका सबसे बड़ा वोट बैंक बंगाल की महिलाएं। कन्याश्री, रूपोश्री, लक्ष्मी भंडार, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने चलाई हैं जिससे जीवन के हर मोड़ पे वो महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। अब इससे स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही कम हो रहा हो, पर उनका वोट बैंक कभी कम नहीं होता। ममता बनर्जी पॉलिटिकली बहुत एस्टूट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अग्रेसिव खेलती है। तभी बीजेपी जिन टैक्टिक्स को यूज करके बाकी स्टेट्स में जीत जाती है, बंगाल में वो काम नहीं करती, क्योंकि आप ईडी सीबीआई की रेड तो गिरवा लोगे, लेकिन जब एक स्टेट की सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस रेड के बीच में से घुस के डॉक्यूमेंट्स बाहर ले आती है, कोई क्या कर लेगा। किसी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इतनी हिम्मत हो छोड़ो दिखाई नहीं है। किसी और स्टेट का चीफ मिनिस्टर वो सोच नहीं सकता जो ममता बनर्जी खड़े होकर कर देती है। वो दीदी हैं, तभी दीदी को दीदी बोला जाता है। होम मिनिस्टर, द नॉटी होम मिनिस्टर हु कैन नॉट प्रोटेक्ट द कंट्री, फिर एक ममता बनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फेस है।
नेशनल लेवल में जैसे कोई मोदी का टक्कर का नहीं मानते ना, ऐसे वेस्ट बंगाल में ममता के ऑपोजिट बीजेपी का कोई टक्कर का सीएम फेस है ही नहीं। तभी आप कहीं भी रैली में, चुनाव में, प्रचार में, स्पीचेस में देखोगे बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे बंगाल में लड़ना चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी की टक्कर का तो कोई नहीं है। हेट हर, लव हर, बट जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर। ये अभी का टाइम थोड़ी है कि बैठे बैठे अपनी पुलिस के खिलाफ धरना ले लिया। थिएट्रिकल ममता बनर्जी हमेशा से रही हैं। तभी संदेश खली, आरजीकर का मुद्दा उनको इतना खटकता है, बीजेपी उससे इतना यूज करती है और टीएमसी इतना बचती है, क्योंकि ये दोनों वुमेन इश्यूज हैं। वुमेन इश्यूज, वुमेन विच इज द बिगेस्ट वोट बैंक ऑफ टीएमसी। What BJP is to India, TMC is to Bengal. What do you think? आपका ये बात तो पॉपुलैरिटी को लेकर, अगर लीडर का पॉपुलैरिटी को लेकर पॉइंट हम काउंट करें तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो चीज बीजेपी इज टू इंडिया, टीएमसी इज टू बंगाल, ये काम के तरीके से पूरा उल्टा है। कैसे? ठीक है, उल्टा यही है कि हमको सोसाइटी को पोलराइज नहीं करना पड़ता है वोट में जीतने के लिए। ठीक है, पहली बात ये है, हम वोट जीतते हैं स्कीम से, हम वोट जीतते हैं काम से। हाँ। बंगाल में ममता बनर्जी कभी किसी को लाइन में खड़ा नहीं करवाई, ठीक है, और मोदी जी लाइन में खड़ा करने के लिए ही प्रधानमंत्री बनी है। क्योंकि वो मतलब मेरा ग्रामर थोड़ा ना बनी है, बना है, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। ठीक है, आप बता दीजिए SIR को लेकर, इसके पहले बिहार में हुआ, देश का भी और 7-8 स्टेट में हो रहा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी इसको लेकर जो एक्सटेंड पर गई, खुद सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ठीक है, खुद रास्ते पर मोर्चा निकाल दी। कौन सा ऑपोजिशन नहीं है किया, आप बता दीजिए। ठीक है, बीजेपी आया है, इधर में CBI आया है, ED आया है, आईपैक का ऑफिस में, आपको पता होगा। आईपैक का ऑफिस में रेड करने के लिए ममता बनर्जी गई अंदर, खुद का फाइल लेकर चले। स्वैग था यार वो, मतलब उस टाइम पे लोगों ने बोला मुझे, एंड सॉरी आई एम कटिंग, कि वहां पे लोग बोले कि ममता बनर्जी CBI की रेड के बीच में चली गई और ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा यार चली तो गई, पर ये भी तो सोचो कि उनके अलावा कोई जा भी नहीं सकता था, है ना? वही तो। एंड कई मायनों में ना प्रॉब्लम यही है, ममता बनर्जी वही बन गई हैं जिसके खिलाफ वो एक टाइम पे खड़ा हुआ करती थी। वो नौकरी नहीं है स्टेट में, उसके खिलाफ खड़ा हुआ करती थी। आज उनके खिलाफ बीजेपी इस बात पे लड़ रही है कि स्टेट में नौकरी नहीं है। नौकरी चाहिए, भाता नहीं चाहिए। दीदी जाएगी तो नौकरी आएगी। दीदी नहीं पसंद आपको? नहीं। CPIM के लीडर्स को ममता बनर्जी ने करप्ट बोला था। बीजेपी आज ममता बनर्जी को चोर बोल रही है। ममता चोर है, आगे पानी चोरी, गरीब चोरी, सब चोरी, ममता वो चोर है, चोर है, चोर है। ममता बनर्जी को परिवर्तन चाहिए था, आज लोगों को ममता बनर्जी से परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। लीडर्स इनके करप्ट हैं, लीडरशिप इनकी सुनती नहीं है। हर वो चीज जिसको लेकर सेंटर में बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जाता है, टीएमसी उन्हीं चीजों को लेकर स्टेट में क्रिटिसाइज होती है। तभी मैं कहता हूं TMC इज टू बंगाल व्हाट BJP इज टू इंडिया। अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जाके स्कैन करके जो भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लेके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बंगाल फॉर बिगिनर्स।